साबिक वज़ीर खजाना अरुण जेटली का जस्द खाकी बीजेपी के सदर दफ्तर लाया गया, जहां दीदार आम का सिलसिला जारी है। इसके बाद निगम बोध घाट के लिए जस्द खाकी रवाना कर दिया जाएगा, जहां 2:30 बजे आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। फिलहाल बीजेपी सदर दफ्तर में मुल्क और बैरून ममालिक से आए लोग ताज़ियत पेश कर रहे हैं। जेटली जी की बेटी की शादी थी। मुख्यमंत्री जी और हम जब वहाँ पर गए उनके निवास पर उनको बधाई देने के लिए, शादी में शामिल होने के लिए, तो वो जहाँ शादी में आए मेहमानों से मिल रहे थे, तो साथ के साथ जो सरकार की जिम्मेवारी उनके ऊपर थी वो उसका भी निर्वहन कर रहे थे। अपने कोठी के लॉन में उन्होंने टेबल के ऊपर फाइलों का ढेर उसके ऊपर लगा हुआ, उनके साथी, उनके कर्मचारी, अधिकारी उनसे एक एक करके बातचीत कर रहे। वो शादी के साथ साथ सरकारी काम को कितना महत्व देते थे, यानी कि सामाजिक जीवन में किसी प्रकार की कोई अपने निजी जीवन के कारण से कोई कमी ना आए, इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण जेटली जी का मैंने उस दिन देखा। मैं उस घटना को कभी भूल नहीं सकता। मैंने शायद हजारों बार जेटली जी की इस बात का कहीं न कहीं समन किया होगा, कहीं न कहीं चर्चा की होगी। तो अरुण जेटली के जस्द खाकी को बीजेपी के सदर दफ्तर में रखा गया है, जहां आम लोग एक तरह से आखिरी दीदार कर रहे हैं अरुण जेटली का। सीधे हम रुख करेंगे बीजेपी सदर दफ्तर का, जहां से हमारे नुमाइंदे पवन गौड़ हमारे साथ इस वक्त रास्तौर पर जुड़े हुए हैं। पवन, आम लोगों का एक तांता सा लगा हुआ है बीजेपी के हेड ऑफिस में और बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। क्या कुछ इस वक्त मंजर है बीजेपी हेड ऑफिस के बाहर और उसके अंदर का? देखिए, क्या आम क्या खास, जितने भी लोग हैं वो सब अरुण जेटली को अपनी श्रद्धांजलि देना चाह रहे हैं। तमाम लोग आए हुए हैं, चाहे वो खास लोगों की बात करें तो सरकार और विपक्ष के तमाम लोग यहाँ बीजेपी दफ्तर आए हैं। अक्रॉस द पार्टी लाइन, सिर्फ बीजेपी ही नहीं, तमाम अन्य पार्टी, AIDMK हो, DMK हो, RJD हो, सपा हो, बसपा हो, तमाम लोग यहाँ आके अपनी श्रद्धांजलि अरुण जेटली को अर्पित कर रहे हैं। और जो पॉलिटिकल कैरियर से जो अलग के लोग भी हैं वो भी, चाहे बाबा रामदेव हों, सुहेल सेठ हों, जया जेटली हों, तमाम लोग आ रहे हैं और अपनी श्रद्धांजलि सब लोगों ने अरुण जेटली को अर्पित कर रहे हैं। उसके साथ साथ तमाम जो जनता है, जो अरुण जेटली के समर्थक हैं, जो अरुण जेटली को पसंद करते हैं, जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, वो सब लाके अपनी श्रद्धांजलि अरुण जेटली को अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व भी ऐसा था। तमाम अक्रॉस द पार्टी लाइन, चाहे बीजेपी के लोग हों, पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, सब लोग उनको पसंद किया करते थे। इसलिए सब लोग अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अरुण जेटली को आज अर्पित कर रहे हैं। बिल्कुल। पवन, अगर हम तैयारियों की बात करें, क्योंकि 1 बजे के बाद अब यहाँ से काफिला, जाहिर सी बात है कि अरुण जेटली आखिरी सफर पर होंगे और निगमबोध घाट पे उनके आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और कितना फासला होगा बीजेपी हेड ऑफिस से निगमबोध घाट का? देखिए, तैयारियां तो सुबह से ही चल रही थी उनको, क्योंकि वो पूर्व रक्षा मंत्री भी रहे हैं, इसलिए गन बैटल के अंदर उनका जो यात्रा है, अंतिम यात्रा, उसमें निकाला जाएगा। सुबह से पहले जब घर से वो जो वाहन है घर से ही तैयार करके लाया गया था। घर से जब बीजेपी दफ्तर उनका पार्थिव शरीर पहुंचा था तो उसी वाहन के अंदर पहुंचा था। अब यहाँ से जो उसी वाहन के माध्यम से जो अरुण जेटली का पार्थिव शरीर है तकरीबन 1:30 से 2 बजे के आसपास यहाँ से निकलेगा। तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी यहाँ से निगमबोध घाट की है। तो निगमबोध घाट उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। तकरीबन 2:30 बजे के आसपास उनके जो अंतिम संस्कार है वो निगमबोध घाट पर किया जाएगा। बिल्कुल पवन, जिस तरह से आपने अभी बताया कि सिर्फ बीजेपी से नहीं बल्कि जो मुल्क की दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं या दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या यूं कहा जाए कि मुल्क के जो दूसरे सेक्टर हैं, सभी से जुड़े हुए लोग आज अरुण जेटली जी के न होने पर एक तरह से बहुत दुखी हैं। यही पवन जाहिर करता है कि अरुण जेटली की जो पर्सनालिटी है वो हर दिल अजीज पर्सनालिटी थी। देखिए, बिल्कुल, चाहे मीडिया के लोग हों या राजनीतिक क्षेत्र के लोग हों या अन्य क्षेत्रों के लोग हैं,
हमेशा उनको अपने यारों का यार बोला करते थे। अरुण जेटली ने जिसके साथ रहे उसको अपना दोस्त बना लिया। हमेशा सबकी मदद करने को हमेशा तैयार रहा करते थे, चाहे वो किसी को जानते हों या ना जानते हों, चाहे वो डायरेक्ट उनके पास कोई मदद लेने जाए या मीडिया या अन्य माध्यमों से उनके पास कोई पहुंचे, वो हर समय हर व्यक्ति की मदद करने को तैयार रहा करते थे। जो उनके खुद का जो स्टाफ है उसके बच्चों को उन्होंने उसी स्कूल में पढ़ाया जहाँ उनके खुद के बच्चों ने पढ़ाई की। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उनके व्यक्तित्व का। जिस तरह से उनका व्यक्तित्व था, हमेशा उसी के हिसाब से काम किया करते। जितना बड़ा नाम उतने ही बड़े उनके काम हुआ करते थे। सबको समान मानकर हमेशा वो देश और दुनिया के लिए काम करते रहे। इसीलिए आज चाहे बीजेपी हो या अन्य विपक्षी दल हों या अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हों, वो हर व्यक्ति उनके दुखद जो निधन है उस पर शोक अपना जाहिर कर रहा है। बिल्कुल पवन, जाहिर सी बात है कि एक मुल्क ने बहुत बड़ा लीडर और बहुत बड़ा सियासतदान खो दिया है, लेकिन इससे बढ़कर अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा पॉलिसी मेकर अरुण जेटली जी को हम कह सकते हैं। और सिर्फ बीजेपी ने नहीं बल्कि मुल्क ने आज एक बहुत बड़े पॉलिसी मेकर को खो दिया। चाहे रिसेंट पे हम कश्मीर के मुद्दे की बात करें 370 की, उसमें भी अरुण जेटली जी का एक बड़ा योगदान रहा था। और इसके अलावा चाहे हम जीएसटी की बात करें, नोटबंदी की बात करें, कई ऐसे हिस्टोरिकल और तारीखी कदम है जहां पर जेटली जी की जो पॉलिसी थी वो उसने एक बड़ा काम किया था। तो मुल्क ने एक बड़े पॉलिसी मेकर को आज खो दिया है। पवन जी बिल्कुल, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा जीएसटी रहा। जिस तरह से जीएसटी, क्योंकि पिछले कई सरकारों के समय से वो बिल पेंडिंग पड़ा हुआ था, कंसेंसस नहीं बन पा रहे थे, कोई भी सरकार कोई भी नेता उस पर काम नहीं कर पा रहा था। जब से 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आई तो जीएसटी को लेकर लगातार सारे दलों के साथ, सारे जो मार्केट के जो लोग हैं उनके साथ बैठकर अरुण जेटली ने कंसेंसस बनाने का काम किया। और जो एक सपना था नरेंद्र मोदी सरकार का उसको साकार करने की तो ये कुछ उदाहरण है। जैसे कि जब जीएसटी लागू हो गया उसके बाद तमाम जो लोग थे, चाहे वो मार्केट सेक्टर के लोग हों, इकोनॉमिक सेक्टर के लोग हों, उन सबको कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं आ रही थी। तो अरुण जेटली लगातार सबकी समस्याओं को सुन रहे थे और जहां जरूरत हो रही थी तो उसमें जीएसटी के जो जितने भी क्लॉजेस थे उसमें सुधार लगातार कर रहे थे। यही एक उदाहरण है कि जिससे क्योंकि ऐसा नहीं था कि एक बिल बना दिया तो उसमें कोई उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। वो लगातार अपने चेंजेस के लिए, सुझाव के लिए हमेशा ओपन रहा करते थे, सबसे सुझाव लिया करते थे। और जहां जहां जरूरत पड़ रही थी तो जीएसटी के अंदर कई सारे सुधार जीएसटी लागू होने के बाद किए गए थे। ये अरुण जेटली का एक व्यक्तित्व है। ऐसे ही जब नोटबंदी पूरे देश के अंदर लागू हुई तो तमाम जब जरूरत पड़ी, लोग जब समस्या में थे तो उसके अंदर भी तमाम तरह की रियायतें, ढील देने का काम अरुण जेटली ने किया। तो हमेशा वो ओपन रहा करते थे सुझावों के लिए। जब भी जो भी उनके पास कोई सुझाव लेकर गया उसको सुना और उनको लगा कि हाँ ये सुझाव अमल में लाने लायक है तो उसको सुना भी गया, उसको मना भी गया। तो यही व्यक्तित्व है अरुण जेटली का, जो इतने बड़े रिफॉर्मर के तौर पर पूरे देश ही नहीं दुनिया में वो सामने आए। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है पवन की जीएसटी को लेकर जिस तरह से हमने देखा कि एक सबको साथ में लेकर अरुण जेटली जी चले जीएसटी के मामले पर, क्योंकि जीएसटी को पूरे जो एक काउंसिल बनाई गई थी उसे हेड करते थे अरुण जेटली जी। और उसमें सिर्फ बीजेपी के लीडर या सिर्फ बीजेपी की सरकार के ही सीएम और वहां के मंत्री नहीं होते थे, बल्कि उसमें कांग्रेस या दूसरी जो पार्टियां थी, रीजनल पार्टियां, उनके भी लीडर होते थे। लेकिन सबको हमने देखा कि अरुण जेटली जी जोड़ कर रखते थे जीएसटी के मामले पर। जी बिल्कुल, जब भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई तो न सिर्फ बीजेपी रूल्ड स्टेट बल्कि अन्य जो दलों के जो मुख्यमंत्री थे उनके सबके सुझाव सुना करते थे। और जो भी फैसला जीएसटी काउंसिल में आज तक हुआ, जब भी वो वित्त मंत्री रहे, जब तक वो फैसला हुआ तब तक सारे दलों के लोग, सारे मुख्यमंत्री, सारे नेताओं के साथ आम सामंजस्य बनाकर वो फैसला लिया गया। यही एक खासियत थी अरुण जेटली की। और उसी के का जो उदाहरण है हम लोग आज देख रहे हैं कि अक्रॉस द पार्टी लाइन हर पार्टी के लोग, क्या कांग्रेस, क्या सपा, क्या बसपा, क्या एएनएम के, क्या आरजेडी, क्या जेडीयू, सब लोग आज उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।
बिल्कुल। यहाँ पर पवन, एक चीज मैं और आपसे समझना चाहूंगा कि बीजेपी हेड ऑफिस से जब निगम बोध घाट के लिए निकलेंगे उस वक्त किस तरह से लोग निकलेंगे, क्योंकि एक चीज हमने अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त देखी थी कि सारे लोग, जो एक काफिला था वो उस गाड़ी के पीछे था जिसमें बॉडी रखी हुई थी। किस तरह से काफिला निकलेगा बीजेपी हेड ऑफिस से निगम बोध घाट के लिए? देखिए, जैसे कि जो जिस वाहन में उनको पार्थिव शरीर को रख के ले जाया जाएगा वो चलता रहेगा। धीरे धीरे एक पद यात्रा टाइप की रहेगी। उसमें तमाम जो उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो सब लोग उस वाहन के पीछे पीछे पद यात्रा के रूप में शामिल होंगे, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। और तमाम जो नेता हैं कुछ उस यात्रा के साथ चलेंगे, कुछ उस वाहन में चलेंगे और कुछ सीधे वहाँ निगम बोध घाट जाएंगे और उनको अपनी श्रद्धांजलि और उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। बिल्कुल। पवन, जिस तरह से हम अरुण जेटली के करियर की बात कर रहे थे कि उन्होंने मुल्क के लिए बहुत योगदान दिया और जाहिर सी बात है कई बड़े पदों पर अरुण जेटली जी रहे। फिनांस में तो उन्होंने बिल्कुल अनमिट कई बड़े काम किए हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखते हैं जिस तरह से डिफेंस मिनिस्टर भी अरुण जेटली रहे और उनके ही वक्त में वन नेशन वन पेंशन का, वन रैंक वन पेंशन का बड़ा काम हुआ था। तो जिस पद पर अरुण जेटली जी रहे वहां कई ऐसे काम किए जो एक लंबे वक्त तक याद रखे जाएंगे। जी बिल्कुल। जो भी जिम्मेदारी उनको मिली पार्टी या सरकार की तरफ से, उसको निभाने में पूरी तरह सक्षम रहे। अपने पूरे जोश के साथ और काम अपनी सकुशलता के साथ उन्होंने उस जिम्मेदारी को निभाया, जो कि सपना था अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही कि सेना में वन रैंक वन पेंशन लागू किया जाए। कई सारी बीच में यूपीए सरकार आई 2004 से 2014 तक, वो सरकार भी लागू नहीं कर पाई। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी सरकार आई और उसमें जब रक्षा मंत्री अरुण जेटली थे, तो वन रैंक वन पेंशन का जो सपना था नरेंद्र मोदी का, उसको साकार करने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अरुण जेटली ने निभाई। उसको किस तरह उस पूरे को रूपरेखा तैयार की जाए, किस तरह सबको समान पेंशन दी जाए, उसकी भरपूर जो तरीका था उसको बनाने का, उसकी रूपरेखा तैयार करने का श्रेय अगर किसी जाता है तो वो अरुण जेटली को जाता है। तो उनको जब भी जो भी जिम्मेदारी पार्टी या सरकार की तरफ से मिली, भरपूर निभाया। अगर 2004 से लेके 2014 तक अगर राज्यसभा में विपक्ष के नेता की अगर भूमिका की बात करें तो कौन उनके भाषणों को भूल पाएगा। जब सिर्फ सरकार ही नहीं, विपक्ष में जब बीजेपी के जब राज्यसभा के नेता के रूप में जब अरुण जेटली बोला करते थे तो सरकार के नेता मंत्री सबको वो चुप कर दिया करते थे। आज भी उनके भाषणों का जिक्र सत्ता पक्ष हो, बीजेपी हो, विपक्ष हो, कांग्रेस या यूपीए के या एनडीए के तमाम जो सहयोगी दल हों, वो सब लोग उनके भाषणों को आज भी याद करते हैं। बिल्कुल। और पवन, शायद यही तमाम वो खूबियां हैं जो एक तरह से एक बड़ी कमी अब बीजेपी को भी खलेगी। मुल्क के लिए तो एक जाहिर सी बात है बड़ा नुकसान है, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और यही तमाम खूबियां जिनका आप जिक्र कर रहे थे, चाहे वो फिनांस मिनिस्टर रहते हुए जो बड़े बड़े कदम उन्होंने उठाए, चाहे जिस तरह से डिफेंस मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने बड़े कदम उठाए, लॉ मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने बड़े कदम उठाए, ये तमाम खूबियां थी जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। पवन जी बिल्कुल। जिस तरह से पार्टी की रणनीति डिसाइड करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान हुआ करता था, अब काफ़ी लंबे वक्त तक मुझे नहीं लगता कि इस समय ऐसा कोई भी नेता बीजेपी के अंदर मौजूद है जो अरुण जेटली की कमी को पूरा कर सके। जिस तरह से विपक्ष के ऊपर वो काउंटर अटैक को हमेशा लीड किया करते थे, बीजेपी की जो मीडिया लाइन थी, जो पार्टी की जो लाइन थी, उसको डिसाइड करने में अरुण जेटली का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। जो वो पार्टी लाइन डिसाइड करते थे वही सारे प्रवक्ता उसको आगे फॉलो करते थे। चाहे राफेल का जो मसला हुआ था उसको लेकर देखें, उन्होंने संसद से लेकर बाहर तक पार्टी के अटैकिंग लाइन को उन्होंने लीड किया। उसी के चलते विपक्ष को उनके सामने नतमस्तक होना पड़ा। चाहे जो लोकसभा चुनाव के दौरान की बात हो, हालांकि उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी वो मीडिया पैनलिस्ट को बीजेपी जितने थे उनको पार्टी लाइन दिया करते थे, उनको बताया करते थे कैसे विपक्ष के आरोपों का जवाब देना है और पार्टी को आगे रखना है। वो पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान हमेशा हर समय जब उनकी तबीयत भी खराब हुई फिर भी आर्टिकल लिखकर वो पार्टी के ऊपर लग रहे और पार्टी को अटैकिंग मोड पर हमेशा रखा करते थे। तो ये जो व्यक्तित्व था, ये जो उनकी कार्यशैली थी, उसकी जो रिक्तता अब जो अरुण जेटली के जाने के बाद हुई है, उसको भर पाना लगभग असंभव है।
बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अरुण जेटली जैसा अब जो उनकी सलाहियतें थीं, क्या कोई दूसरा वो जगह लेगा, ये कहना बहुत मुश्किल नज़र आता है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीली बातचीत करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि मैं शुरू में जाना नहीं चाहता था, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, एक हिस्टोरिकल मोमेंट है, ज़रूर जाओ। बहुत बहुत शानदार आदमी थे। बहुत बहुत So शुक्रिया। one moment we'll take away because so there are reports coming in that there is a shortage of supply of essential medicines. So please clarify on that. किसी चीज़ की कोई शॉर्टेज नहीं है कश्मीर में। आगे देखिए। और हमने ईद पे तो लोगों के घरों तक सब्जियां और मीट और अंडा पहुंचाया है, कोई दिक्कत नहीं है। और 10-15 दिन में आपकी सब राय बदल जाएगी। सर ये क्लैम्प डाउन जो है वो कब तक हट जाएगा? तो गवर्नर सत्यपाल मलिक अफसोस का इजहार कर रहे थे और इस मौके पर कश्मीर के हालात को लेकर भी उनसे सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि हालात अब पटरी पर लौट रहे हैं, दवाइयां भी जो मुतासरीन हैं उन तक लगातार पहुंच रही, लेकिन इस बीच मुल्क की नज़रें जिस बड़ी खबर पर लगी हुई हैं वो यही है कि अरुण जेटली जी के आखिरी रसूमात अब से कुछ देर बाद बड़े भाई का स्नेह मिला और बीजेपी की ऐसी बहुत सारी पौध है जिन्होंने उसको सिखाया, पढ़ाया, आगे बढ़ाया। आज मैं एक बात जब मीडिया के सामने खड़ा हूं, मुझे बताना ये उचित लगता है कि प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, अरुण जी के बाद पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला था। और अरुण जी जिस तरह से हम लोग को बताते थे, सिखाते थे किस तरह से विषय रखना चाहिए, वो अपने जीवन का बहुत बड़ा संबल है। एक बात, वकील के रूप में तो हम लोगों ने कई मामलों में साथ काम किया, बहुत सीखा भी, लेकिन एक बात जो मैं आज देश को बताना चाहता हूं, कभी वो पार्टी के कमिटमेंट से हटे नहीं, कभी नहीं हटे। और अटल जी की सरकार में जब हम लोग साथ काम करते थे तो किस तरह हम रिफॉर्म को समझें, सीखें, देश में बदलाव करें, ये हम लोग को बहुत सिखाते थे। तो आज वो नहीं है, इसकी बहुत पीड़ा है। दिस वॉज नॉट द वेट फॉर हिम टू गो, इट इज डीपली पेनफुल फॉर ऑल ऑफ अस। देश ने आज बहुत बड़ा नेता अपना खो दिया, मेरी बहुत श्रद्धांजलि है, बहुत श्रद्धांजलि है। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद मीडिया से बात कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क का एक बड़ा खसारा हुआ है जिसे